नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उन सफल प्रतिभागियों के साथ जो 64वीं बीपीएससी की परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित होकर के किसी पद को सुशोभित करने वाले हैं। ये सभी बच्चे इस क्लियर योर कॉन्सेप्ट के चैनल से प्रारंभ से जुड़े हुए थे। इन्होंने हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन किए थे। इनके इंटरव्यू प्रोग्राम हमारे इंटरव्यू सेक्शन में प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आप वहाँ जा करके देख भी सकते हैं। और ये बच्चे शुरू से ही डेडिकेटेड थे तैयारी करने में, और फर्स्ट अटैम्प्ट में भी निकालने वाले इसमें से 2 हमारे स्टूडेंट हैं। इनका एलएसडब्ल्यू का मार्क्स भी बहुत अच्छा है, इंटरव्यू में भी इन सबको 80-85 से एबव आया है। तो इन सारे बच्चों का जो अपना अनुभव रहा है पीटी के दौरान, मेंस के दौरान, इंटरव्यू के दौरान, उन अनुभवों को ही आपको आज साझा करेंगे। तो आइए चलते हैं इस सेशन के अगले पड़ाव में। I am Anand Kumar. I had done my 64th BPSC exam and I got a position for revenue officer. सर, मैं बीपीएससी की तैयारी से पहले इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में मैं कार्यरत था और बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ कार्यरत था यहाँ पे 2018 से। इसी दौरान मुझे बीपीएससी के बारे में आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी पता चला कि एलएसडब्ल्यू का सब्जेक्ट लेके हम इस विषय को की तैयारी कर सकते हैं और यह हम अपने जो सामान्य परीक्षा है, जो सामान्य दिनचर्या है हमारी, खास करके एक वर्किंग क्लास होते हुए जितना हमें हमारे पास समय उपलब्ध होता है, उसमें एलएसडब्ल्यू जैसा एक विषय लेकर जो संक्षिप्त है और उसके माध्यम से हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी विश्वास और आपके वीडियो की प्रेरणा के माध्यम से सर हमने अपनी तैयारी को प्रारंभ किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन जी, आप बताएंगे आप अपना इंट्रो थोड़ा सा बच्चों को। हाँ, नमस्कार सर। जैसा कि मेरा नाम राकेश कुमार रोशन है और मैंने 64 बीपीएससी की परीक्षा पास की है और उसमें मुझे 153वां रैंक मिला है और पद के रूप में वही राजस्व अधिकारी मिला है। राजस्व अधिकारी? जी सर। और वर्तमान में मैं कोलकाता सीमा शुल्क में निरीक्षक हूँ और मतलब जॉब के साथ साथ पढ़ाई मैंने किया है। उसमें सर आपके बुक का, आपके वीडियो का और अन्य सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ और जिसके माध्यम से मुझे कौन सा अटेम्प्ट था ये रोशन जी? ये मेरा समग्र रूप से तीसरा सर अटेम्प्ट था। तीसरा। और आनंद जी, आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मैं पूछना भूल गया था। सर मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था सर। आपका पहला अटेम्प्ट? पहले मैं जी सर, इससे पहले मैं लार्सन टूबो लिमिटेड के साथ में कार्यरत था, तो मैं बिहार में नहीं था, कॉर्पोरेट जॉब में था और इसलिए मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी ये गवर्नमेंट जॉब के लिए। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा रोशन जी, आप कंटिन्यू करेंगे अगर और कुछ कहना चाहें बच्चों को इंट्रो में अपने। नहीं सर, एलएसडब्ल्यू अच्छा सब्जेक्ट है मुझे लगता है और अभी तो इस बार के परीक्षा में बहुत सारे प्रतिभागी सफल हुए हैं, तो निश्चित ही जो संदेह उत्पन्न हो रहा था एलएसडब्ल्यू के प्रति परीक्षार्थियों के मन में, वह दूर हुआ है और मेरा यह मानना है कि इसको यदि अच्छे से लिखा जाए तो इससे सफलता मिल सकती है सर। नवीन जी, आप बच्चों को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? धन्यवाद सर। मेरा नाम नवीन कुमार सिंह हुआ। 2006 में मैंने ग्रेजुएशन किया था और ग्रेजुएशन करने के बाद से 2009 से मैं जीविका में कार्यरत हूँ। 2013 तक मैंने जीविका में काम किया और 2016 से बिहार विकास मिशन में डीआरसीसी मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ समस्तीपुर में। वर्तमान में भी मैं कार्यरत हूँ और सिविल सर्विसेज में जाने के लिए शुरू से सपना था, लेकिन कार्य की अधिकता के कारण तैयारी नहीं कर पाया था। लेकिन जब मैं बिहार विकास मिशन के जॉब में आया तो शाम में मुझे समय मिलता था, तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से और अन्य के माध्यम से जब मैंने नोटिफिकेशन देखा तो नोटिफिकेशन देखने के बाद से मैंने तैयारी शुरू की। और चूंकि जॉब गोइंग थे, समय कम का अभाव था और इस कारण से और लोगों ने भी सजेस्ट किया और खासकर आपके चैनल को भी देखे तो इसमें एलएसडब्ल्यू सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में मैंने चयन किया। पहले पीटी तैयारी की, पीटी निकलने के बाद मैंने मेंस की तैयारी की और ये मेरा पहला प्रयास था। मुझे 145 रैंक आया है और मुझे रेवेन्यू अफसर का पद मिला है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपको बधाई हो आपके रेवेन्यू अफसर के लिए। नेक्स्ट सीमा जी, आप अपना कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिएगा। हाँ सीमा जी, आपको आवाज जा रही है? यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ बताइए बच्चों। हाँ, मेरा नाम सीमा है और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और अच्छा
हेलो। आप, हाँ हाँ, आप इसके पहले भी किसी पद पर कार्यरत थी या आप केवल तैयारी कर रही थी? नहीं सर, मैं तैयारी कर रही थी प्रॉपर। अच्छा, प्रॉपर तैयारी कर रही थी। चलिए, तैयारी के दौरान कैसा अनुभव रहा आपका? हेलो। हाँ, आवाज जा रही है? तैयारी के दौरान आपका अनुभव कैसा रहा? कोई आपसे लगता है कनेक्शन कट रहा है, मैं आपसे फिर क्वेश्चन पे आता हूँ। हम लोग कुछ बच्चों को इंट्रोडक्शन के बाद अब कुछ प्रश्न है जो हम जानना चाहेंगे बच्चों के लिए, खास करके कई सारे बच्चे हैं जो बार बार मैसेज करते हैं कि सर बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, एक तो समग्र रूप से, फिर जो एलएसडब्ल्यू के बच्चे हैं उनका क्वेश्चन रहता है, क्योंकि हमसे ज्यादातर बच्चे वही जुड़े हैं जो एलएसडब्ल्यू को एक पेपर के रूप में रखे हैं, तो उनका ये भी प्रश्न रहता है एलएसडब्ल्यू की हम तैयारी कैसे करें। तो चलिए हम लोग इस पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं कि इस एंगल पे आप लोगों का जो अपना अनुभव रहा है बीपीएससी तैयारी के दौरान वो बताएंगे। मैं जानना चाहूंगा आनंद जी से कि पीटी की तैयारी आपने कैसे की? आपका माइक ऑफ है आनंद जी। सर माइक ऑन है ना? हाँ, आवाज आ रही है सर? बताइए। हाँ, आ रही है, बताइए। जी सर। सर पीटी की तैयारी के लिए मैंने यूनिक पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक खरीदा सबसे पहले, और क्वेश्चन बैंक के पैटर्न को मैंने समझने का प्रयास किया, जिसमें मुझे 92 से लेके और लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था 62 तक का, वहां तक का क्वेश्चन बैंक मिल गया। मैंने जब उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश की तो मैंने देखा कि एक पैटर्न, खास पैटर्न फॉलो करता है पीटी, जिसमें कैटेगराइजेशन किया जा सकता है कि हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन होंगे, या बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन होंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स से क्या आएंगे। तो इसको पैटर्न को मैंने फॉलो करके और मैंने कैटेगराइजेशन किया कुछ साल के क्वेश्चन का, और फिर मैंने जब अटेम्प्ट करना शुरू किया, पहली बार आपको सर जान के आश्चर्य होगा कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जब उसको किया था 62 वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट, तो मुझे नंबर मिले थे 55। ईमानदारी से मैंने अपना इवेल्युएशन किया और 55 नंबर मिले थे मुझे पीटी में। मैं बहुत ही सरप्राइज हो गया था कि मेरे से तो बीपीएससी होने से रहा, हो ही नहीं सकता, कम से कम 110 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, और मैं उससे 50% पे था, 55। तो फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने शुरुआत की कि मैंने अपना इवेल्युएशन इस प्रकार से किया कि मैं कमजोर कहाँ हूँ, और मैंने उसको जब फाइंड आउट करने की कोशिश की तो मैंने देखा कि कुछ साइंस के जगह पे मैं कमजोर हूँ, और मजबूत कहाँ हूँ वो भी मैंने देखा कि करंट अफेयर्स मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन मेरा जो कुछ पार्ट है साइंस का या कुछ पार्ट है ज्योग्राफी का, ये हमारा कमजोर है, तो इसको मैं ठीक करने का प्रयास करता हूँ। जो मेरा मजबूत यानी कि बच्चों को पहले ये देख लेना होगा कि सिलेबस कैसा है, सिलेबस में क्या क्या उनको पढ़ना है, और दूसरा किस बिंदु पर वो कमजोर है उसको। जी जी, सबसे पहले, और जो सबसे मजबूत ये मैं सर एक छोटा सा चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो सबसे मजबूत पक्ष है हमारा, जिसको हम समझते हैं कि ये मेरा अच्छा है, उसको और मजबूत किए जाने की जरूरत है, बजाय इसको कि जो कमजोर है उसको मैं ठीक करने लगूं। तो हिस्ट्री अगर मेरा मजबूत है और उसमें मैं अच्छा कर सकता हूं तो उसको पूरी तरह से अच्छा कर लूं, ठीक है ना सर? तो वो हमें कहीं ना कहीं हमें फायदा मिला उससे, पीटी का। अच्छा रोशन जी, ये बताइए कि मेंस की तैयारी, मेंस में तो जनरल स्टडी भी होता है, एलएसडब्ल्यू भी था आपका पेपर, तो सामान्य अध्ययन की बेसिकली मैं पूछ रहा हूं आपसे कि सामान्य अध्ययन की तैयारी आपने मेंस में कैसे की? सर सामान्य अध्ययन में तो इसको यदि फर्स्ट पेपर को देखा जाए तो 3 खंडों में जो है इसको बट जा सकता है। तो जो पहले इतिहास का भाग है उसके लिए मैंने तो पुस्तकों का सहारा लिया था, जो कि हमारे पटना में मिलता है, और कुछ नोट्स वगैरह भी मैंने लिया था बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह का। लेकिन एक तो जो नोट, अगर नोट आपको अच्छा लगा हो किसी इंस्टीट्यूट का तो वो भी आप बता सकते हैं। सर इंस्टीट्यूट में एक सीएमई का नोट मुझे अच्छा लगा, जो कंपटीशन में डीजी है, सीएमई उसका इतिहास का सेक्शन जो है, हाँ सीएमई, तो उसका जो इतिहास का पोर्शन है वो तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उसको थोड़ा फॉलो किया। लेकिन एक अपना नोट्स अलग से मैंने बनाया था, ऐसा नहीं था कि उन्हीं पे स्टिक था, तो 2-3 लोगों का सहारा लेके, और एक बुक आई थी, दृष्टि की एक बुक आई थी, बहुत अच्छी बुक मुझे लगी, तो पिछले वर्ष ही आई है, उसका 2nd एडिशन अभी आया है जस्ट, तो वो भी अच्छी बुक है, मैंने उसका भी सहारा लिया। और इतिहास में तो यही सब था,
और प्लस जो करंट अफेयर्स है उसके लिए मैंने दृष्टि आईएएस और ये ध्येय आईएएस का यूट्यूब पे वीडियो वगैरह मैं डेली देखता हूँ, जो कि उनका एक डेली इन न्यूज प्रोग्राम आता है या डेली करंट अफेयर्स आता है, या उनका जो क्वेश्चन आंसर राइटिंग का जो उनके वेबसाइट पे चलता है, तो उसको मैं एकदम फॉलो करता हूँ। क्योंकि मैं कोलकाता में हूँ तो बुक की उतनी उपलब्धता है नहीं मेरे पास। और फिर जो अगला सेक्शन है डीआई का, तो चूंकि मेरा मैथ का ऑनर्स था तो डीआई में मैंने प्रैक्टिस किया। तो मुझे ठीक ठाक लगा, तो लेकिन मैंने प्रैक्टिस लगातार किया, क्योंकि मुझे लगता है कि बिना प्रैक्टिस के उसमें भी पूरा नंबर नहीं लाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सीमा जी, आप बताएंगे कि आपने स्टैट की तैयारी कैसे की? कई बच्चों का ये समस्या रहता है, उनका स्टैट का तैयारी बहुत अच्छा नहीं होता है। ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि हम स्टैट छोड़ के आए और इसलिए मेरा फर्स्ट पेपर खराब गया, सिलेक्शन भी नहीं हुआ। कैसे बच्चे तैयार करें? और कोई अगर अच्छी पुस्तक हो मार्केट में जो कि स्टैट उनकी तैयारी अच्छा कर दे स्टैट की, तो वो आप बता सकते हैं। सर मेरे अनुसार स्टैट्स सिर्फ प्रैक्टिस की चीज होती है। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो स्टैट्स बन जाती है, क्योंकि वो मैथ होता है तो कंटिन्यू उसको प्रैक्टिस में रखना होता है। किसी भी बुक को मुझे नहीं लगता बीपीएससी किसी बुक से उठा के क्वेश्चन देता है, या कहीं से भी डालते होंगे तो वो एक पार्टिकुलर बुक पे हम नहीं डिपेंड हो सकते हैं। तो मैंने ज्यादातर सिर्फ प्रैक्टिस किया। जो भी मैं टेस्ट सीरीज देती थी उसमें जो टेक्स्ट के क्वेश्चन आते थे या बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, उसको मैं प्रैक्टिस मेनली करती थी कि वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन। लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए तो किसी न किसी बुक का सहारा लेना होगा। उसमें कोई ऐसा बुक जो आप बताना चाहें, या हमारे प्रतिभागी, हमारे जो भी सफल प्रतिभागी उनमें से कोई बताना चाहेंगे कोई ऐसी बेसिक बुक का जो डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह पूछा जाता है उसमें उनको समस्या ना हो, ऐसा कोई पुस्तक है बढ़िया जो आपको अनुभव लगा कि नहीं पढ़ के कि हाँ ये सही है? बेसिक तो मुझे लगता है कि 10th लेवल का अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें, जो बेसिक आता है मेनली वहां से स्टार्ट करें, तो आप सीख जाएंगे कि स्टैट्स कैसे बनती है। जिनको बिल्कुल नहीं आता है, वैसे तो मुझे लगता है कि सबको आती है, क्योंकि 10th तक तो सभी पढ़ते हैं डीआई। उसके बाद अगर छोड़ दें 5-6 साल तो वो अलग बात है, हम भूल जाते हैं। बट अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस में आते हैं तो स्टैट्स से नंबर लाया जा सकता है। 72 मार्क्स तो हमारे हाथ में होते हैं पेपर 1 में, अगर सिर्फ प्रैक्टिस पे है वो। अच्छा अच्छा, नवीन जी बताना चाहेंगे आपने साइंस टेक की तैयारी कैसे की, खास करके मेंस एग्जाम के व्यू से? साइंस टेक को किस पुस्तक से तैयार किया, कैसे तैयार किया? साइंस टेक और साथ ही जितने जीएस 1 और जीएस 2 के थे, अलग अलग सेक्शन में मैंने पहले जो पिछले साल पिछले 10 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने उनको एक जगह लिख लिया। सभी प्रतिभागियों के लिए यह काफी बिल्कुल यह एक्सरसाइज उनको करना चाहिए कि जो गत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, अगर आप उनको क्रमवार लिखेंगे तो आपको खुद एक पैटर्न का अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं और आगे किस प्रकार के क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना है। तो आप साइंस टेक में कौन सा पूर्व में पूछा गया है, वर्तमान में कौन कौन सा चीज चल रहा है, अगर उन चीजों को अध्ययन किया जाएगा तो आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन प्रोबेबल पूछा जा सकता है। और साइंस टेक के लिए और जीएस के लिए सार्थक पब्लिकेशन का बुक आता है जिसमें कि सभी विषयों को कवर किया गया है। आपका हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका साइंस टेक हो गया और आपका करंट अफेयर्स हो गया। तो हर एक वॉल्यूम, हर एक एडिशन के लिए उनके एक अलग अलग वॉल्यूम में उनका बुक आता है। उस बुक से जो मोस्ट प्रॉमिसिंग टॉपिक लग रहा है उस टॉपिक पर अपना नोट्स बना लेना है और अपने बनाए हुए नोट्स को उसको बार बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेना है। मोर और लेस उसी टॉपिक्स पर क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो इसी ढंग से मैंने सभी पार्ट बाय पार्ट, जैसे हिस्ट्री का एक पार्ट बना लिया, इकोनॉमिक्स का एक पार्ट बना लिया, ज्योग्राफी का एक पार्ट बना लिया, पॉलिटी का एक पार्ट बना लिया, साइंस एंड टेक का एक पार्ट बना लिया, और हर एक पन्ने पर पिछले साल में जो पूछे गए क्वेश्चन है उनको लिख लिया और उससे अंदाज कर करके एक मॉडल क्वेश्चन और उसका आंसर सभी सब्जेक्ट्स का बना लिया और उसी पर हम प्रैक्टिस करते रहे और उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आया तो हम लोगों ने जवाब दिया उसमें। बहुत बढ़िया। आनंद जी, आप ये बच्चों को बताना चाहेंगे कि आपने करंट अफेयर्स जो मेंस के लिए होता है, जहाँ कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न तो 3-4 आएंगे नहीं है और उसमें 3 लिखना रहता है, लेकिन उस एक साल की अवधि में तो करंट अफेयर्स इतने सारे आ जाते हैं कि बच्चों के लिए वो पजल हो जाता है कि कौन सा पढ़े कौन सा ना पढ़े। तो आपने इसको कैसे चयन किया, कितने प्रश्न का तैयारी या कितने टॉपिक का तैयारी किया, किस पुस्तक का सहारा लिया करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से? करंट अफेयर्स के लिए सर सबसे अच्छी पुस्तक तो प्रतियोगिता दर्पण है, क्योंकि वहाँ पे
बहुत ही समसामयिक और जो बहुत ही हॉट टॉपिक्स हैं वो वहाँ पे अवेलेबल रहता है, वहाँ से देखना चाहिए हमें। इसका चयन हमें अपने इस माध्यम से भी कर सकते हैं कि राज्यसभा टीवी का जो डिबेट है वो देखना, देश देशांतर, वहां पे लगातार डिबेट चलती रहती है और जो प्रोमिनेंट टॉपिक्स रहते हैं उसके ऊपर में लगातार डिबेट होती है। ढेर टीवी पे भी कुर्बान अली सर का डिबेट शो आता है, वो डिबेट शो देखना चाहिए। स्टडी IQ पे आता है, वहां पे देखना चाहिए और इससे अंदाज हो जाता है कि कौन से करंट अफेयर्स जो है वो सबसे ज्यादा है और उसमें हमें लिस्टिंग करने की आवश्यकता होती है कि 30 या 40 क्वेश्चन ऐसे हम बना ले जो हमें करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स का तात्पर्य सिर्फ हम IR से नहीं ले सकते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है और वो हमें GS1 में पूछा तो उतने भर से काम है, नहीं, जितने भी, चाहे वो इकोनॉमिक्स का मामला हो या वो पॉलिटी का मामला हो या वो साइंस टेक का मामला हो या वो बिहार स्पेशल हो, हर जगह पे वो अप्लाइड पूछा जाता है और अप्लाइड का अर्थ ही यही है कि जो करंट अफेयर से रिलेट करता हो, वर्तमान संदर्भ में हो, जो चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो। तो उस मुद्दा को देखते हुए जो बार बार हमारे उसमें आ रहा है, जो हमारे बुक्स में आ रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण में आ रहे हो या फिर वो कुर्बान अली सर के प्रोग्राम में आ रहा हो या फिर वो राज्यसभा टीवी के देश देशांतर के कार्यक्रम में आ रहा हो या फिर दृष्टि में आ रहा हो, तो इससे चयन करें 30-40 और इसको ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से 10, हमने 50 लिस्ट बनाई, मैंने अपने एक मित्र को बोला कि तुम आप 50 लिस्ट बनाओ, तीसरे मित्र को बोला 50 लिस्ट बनाओ, इस तरह से 4 मित्र ने मिलकर एक लिस्ट बनाया और उसमें से फिर कटिंग किया और कॉमन प्रोग्राम बनाया कि अच्छा ये हॉट टॉपिक है, वो निकल के आ गया कि हाँ ये 25 टॉपिक ही है जो सबसे हॉट टॉपिक है और इसको फिर मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया। और संयोग की बात है सर कि वो जब मैंने किया तो उसमें से अधिकतर क्वेश्चन जो है ना हम लोग के गेस के अनुरूप मिले, तो ये एक तैयारी करने का हो सकता है। जी सर। रोशन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि मेंस परीक्षा का सब्जेक्टिव आंसर लिखने का तैयारी GS का आपने कैसे किया? कैसे आपको उस 3 घंटे के समय में उसको मैनेज करना होता है, आंसर पूरा लिखना होता है, इस सब का तैयारी कैसे किया आपने? सर मेंस में राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत अनिवार्य है क्योंकि उसमें समय का बहुत अभाव रहता है मेरे विचार से। तो शुरू में मैं जब लिखता था तो उसमें मुझे 45 मिनट लगते थे एक क्वेश्चन को लिखने में, क्योंकि मैं चाहता था कि जो भी इस विषय के प्रति मेरी जानकारी है उसको मैं आंसर में लिखूं। तो फिर समय की तो फिर समय बैलेंस नहीं हो पाता, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सुधार किया और सोचा कि जो क्वेश्चन का जो डिमांड है सिर्फ उसी को पूरा किया जाए और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस ही आंसर लिखा जाए, ज्यादा मतलब उसको फैलाव ना दिया जाए और क्वेश्चन पे स्टक होके ही जो पूछ रहा है उसी का जवाब दिया जाए। और दूसरी बात है कि इसमें सर आंसर प्रैक्टिस करना समय को देखते हुए, टेस्ट सीरीज यदि कहीं ज्वाइन करना हो, मैंने भी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था जिसमें मैं क्वेश्चन लिखता था, आंसर लिखता था सॉरी, तो उसमें प्रैक्टिस बहुत अनिवार्य है कि आप उतने समय में लिख पाते हैं कि नहीं। फर्स्ट पेपर में हमारे पास एक सर एडवांटेज रहता है कि हम DI थोड़ा जल्दी सॉल्व कर लें तो इधर हमें समय बच जाता है, लेकिन सेकंड पेपर में तो हमें एकदम उसके प्रति सजग रहना होगा, एक लिमिटेड टाइम में ही हमें उसको लिखना पड़ेगा और उसके लिए प्रैक्टिस सर मेरे विचार से बहुत ही अनिवार्य है। नवीन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि LSW की तैयारी, और खास करके मैं तो देखता हूं कि कई सारे ग्रुप में आपके लिखे हुए आंसर को लोग एक मॉडल आंसर के रूप में भी देखते हैं, इसलिए आपसे जानना चाहेंगे कि शॉर्ट में आप बच्चों को बताएं कि LSW की तैयारी कैसे करें, लिखने की प्रैक्टिस और किस पुस्तक को फॉलो करें, कैसे वो अपने आप को LSW के बेस्ट प्रिपेयर कर पाए। सर LSW के तैयारी के लिए सबसे पहले तो सिलेबस डाउनलोड कर लेना है और देख लेना है कि हमको कौन कौन एक्ट पढ़ना है और इसके अलावा सोशल इश्यूज में क्या क्या पढ़ना है। हमने इंदू वाला बुक मैडम को पहले रेफर किया था, लेकिन वो बुक काफ़ी थोड़ा उसका भाषा क्लिष्ट है तो उतना समझने में दिक्कत हो रहा था। आगे चल करके हमने सर का बुक लिया और उसको काफ़ी आसान भाषा में लिखा हुआ था जिसको समझने में काफ़ी सुविधा हुई, और साथ ही सर का जो यूट्यूब चैनल है क्लियर योर कॉन्सेप्ट, उसमें सभी एक्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है, तो केवल एक बार वीडियो सुन लेने से ही आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाता है। उसके बाद सर के द्वारा बताया गया है कि कुछ एक्ट में बहुत सारे प्रावधान होते हैं, लेकिन सभी प्रावधान जरूरी नहीं होते हैं, उसमें कुछ ही प्रावधान जरूरी होते हैं। तो जो सबसे पहले जरूरी प्रावधान है उस प्रावधानों को लिख कर करके उससे आंसर के रूप में एक लिखने प्रावधान हो और लास्ट में एक कंक्लूजन हो, एक पॉजिटिव वे में कंक्लूजन हो, और साथ ही अगर कोई उसको अगर कुछ हम बिहार के घटना से या
वर्तमान के घटना से अगर उसको हम जोड़ सकते हैं, या कोई हाल में माननीय न्यायालय द्वारा अगर कोई निर्णय आया हुआ है तो उसको अगर हम लोग साथ में अटैच करते हैं तो उससे काफी अच्छा होता है। तो हर एक क्वेश्चन का एक मॉडल आंसर बना लेना है। और लिखने का प्रैक्टिस, सबसे पहले अगर लिखने का प्रैक्टिस करना है तो घड़ी को बंद कर करके लिखने का प्रैक्टिस करना है पहले राउंड में, कि हम जितना जानते हैं वो सारा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरे राउंड में हमको घड़ी रख करके साथ में लिखना है कि जितना एक तय समय एक क्वेश्चन पर पड़ रहा है उतने क्वेश्चन पे हम उस आंसर को लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। अगर वो समय से ज्यादा हो रहा है तो जो अननेसेसरी चीजें उनको कटिंग करके एक तय समय में हमें कितना लिखना है उसका एक मापन करके तैयार करके खुद को प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि हम जब एग्जाम हॉल में जाएं तो वहां हम प्रैक्टिस नहीं करें, वहां फाइनल देने जाएं। चलिए सीमा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों में एक भय है, एलएसडब्ल्यू विषय रखें ना रखें, नंबर कम आता है। आपका क्या अनुभव रहा कि एलएसडब्ल्यू बच्चे रखें या ना रखें? कई बच्चों में ऐसा भय है। सर ये वाला चीज मेरे साथ बहुत है, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस लिखा था उस दौरान एलएसडब्ल्यू के कारण ही मेरा रिजल्ट नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें मुझे सिर्फ 89 नंबर मिले थे। और ये देख कर मैं भी बहुत नेगेटिव हो रही थी। तो मैं 64th वाले में सोच रही थी कि मैं ये सब्जेक्ट चेंज करूं या नहीं। बट हाँ, फिर ये पढ़ने के दौरान पहले मैंने पारसनाथ सर का नोट्स फॉलो किया था, उससे मैंने लास्ट ईयर दिया था एग्जाम। फिर यूट्यूब पे मैंने चैनल सर्च मारे, क्योंकि मुझे एड्स को बहुत अच्छे से पढ़ना था। मुझे पता चला था कि एड्स बहुत अच्छे से पढ़ने से मार्क्स मिलेंगे, खासकर उसके धारा ये सब पढ़ने से। तो इसके लिए फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा, तो उस दौरान मुझे ये क्लियर कॉन्सेप्ट का चैनल मिला था और मैंने इससे ही एड्स देखे, फिर धारा देखा, फिर जितना भी आप कॉन्सेप्ट बताते हैं उसको फॉलो किया। फिर अपना एक नोट्स बनाया और जितने भी धारा होते हैं, इस बार के एग्जाम में स्पेशली मैंने एक फ्लो से ही आंसर लिखा है कि अपना एक माइंडसेट करके देखिए मुझे कैसे आंसर लिखना है। जैसे अगर कोई एड पूछा है तो उसका मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया 2 से 3 लाइन में, ज्यादा नहीं। और फिर मैंने पूरे धारा जितने भी प्रावधान है उस एड के वो मेंशन किया एक फ्लो चार्ट में। और फिर देन जो मेन क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दिया। जैसे अगर हम फैक्ट्री एक्ट में देखें, अगर महिलाओं से संबंधित पूछा तो फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, क्योंकि मेन आंसर वही था। तो इस तरह से मैंने सारे एक्ट वाले आंसर किए। और फिर उस पे सेकंड पार्ट में मैंने मेनली पहले सोशल इश्यूज करती थी। पहले बार मैंने सोशल इश्यूज किए थे, पर इस बार मैंने जो भी सेकंड पार्ट में जो 2 एक्ट हैं उनको किया था, या ये इंडस्ट्री से रिलेशन से जो भी क्वेश्चन थे उनको अटेम्प्ट लिया। और इस बार मेरे 169 मार्क्स हैं, तो मुझे लगा कि काफी सही है मार्क्स, क्योंकि पिछले बार के कंपेयर में मैंने किया था। तो ये मुझे लगा कि नहीं, हम एलएसडब्ल्यू कोई भी सब्जेक्ट हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हमें एक बार हमारा मार्क्स नहीं आ रहा है, हम ये नहीं कह सकते उसमें मार्क्स आ नहीं सकता है, क्योंकि मैंने खुद भी देखा था कि लास्ट ईयर बहुत बच्चों के मार्क्स अच्छे आए हैं। बस मुझे ये था कि वो आंसर लिखते कैसे हैं। तो इसके लिए मैंने एक टेस्ट ज्वाइन की थी, आईएएस हिंदी करके है वो चैनल। तो उसका मैंने आंसर देखा, जो भी टॉपर्स के अच्छे मार्क्स आते थे मैं उनको आंसर को डाउनलोड करती थी, देखती थी ये क्या अलग लिखते हैं, इनको क्यों इतना मार्क्स मिलता है। फिर उनको मैंने समझा कि अच्छा इनका एक पैटर्न होता है आंसर लिखने का, और उस पैटर्न को समझ के फिर अपना आंसर बनाते तैयार किया कॉपी में, और फिर वहां जाके लिखते आई हूँ। तो मुझे नहीं लगता कोई भी सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए, हमें उसका पैटर्न को समझना चाहिए कि हमें मार्क्स कैसे मिल सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है मैथ और साइंस को छोड़ दिया जाए तो सारे सब्जेक्ट में एवरेज मार्किंग होते हैं, अगर आप अच्छे से नहीं लिखोगे तो। और अगर अच्छे से लिखेंगे तो मार्क्स मिल सकते हैं। और इस बार तो एलएसडब्ल्यू में सबको बहुत सही मार्क्स मिले जिन्होंने भी लिखा है। चलिए बहुत बढ़िया। आनंद जी, आपसे हम जानना चाहेंगे आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की? इंटरव्यू का क्या महत्व है आपका इस पूरे समग्र जो चयन है उसमें, और कैसे आपने उसको प्रिपेयर किया अपने आप को इंटरव्यू? माइक आपका ऑफ है, आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कर लीजिएगा आनंद जी। सर मैं ईमानदारी से अपना इवैल्यूएशन करूं तो एलएसडब्ल्यू की बहुत बेहतर प्रिपरेशन मेरी उस समय नहीं थी जब मैं मेंस का एग्जाम दे रहा था, क्योंकि सर के चैनल के बारे में भी मुझे बहुत बाद में अंतिम समय में आके पता चला था। शुरुआत में एक आध मैंने वीडियो रेफरेंस में जस्ट एक कहीं सिनॉप्सिस टाइप का देखा था। इंटरव्यू में मुझे बहुत मदद मिली। इंटरव्यू की तैयारी करने से बहुत कॉन्फिडेंस आया। जब एक बार मेंस का रिजल्ट आ जाता है तो इंटरव्यू के बारे में यही समझ में आता है कि ये तो लास्ट गेट है और इसे हम क्रैक कर ही लेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आता है तो घबराहट बढ़ती है।
और कैसे अपने आप को कूल काम रखा जाए, कैसे क्वेश्चंस को पूरी तरह से लिसन किया जाए। लिसनिंग इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो वो लिसन करना, फिर प्रॉपर उसको आंसर करना, जो हमारी कंटेंट है उसको इनरीच करना, उसमें से जो फालतू शब्द हैं उसे हटा के और एकदम प्रॉपर वे में मैं अपना आंसर कर पाऊं, तो हिचकिचाहट अपनी खत्म कर पाऊं, प्रॉपर ड्रेस के साथ में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में मैं जा पाऊं। तो इसके लिए तैयारी करने की जरूरत होती है। और तैयारी हमें ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से, एक हम लोगों ने ग्रुप बनाया, सर की प्रेरणा मिली कि एक ग्रुप बनाया जाए, उसमें हम लोगों ने डेली डिस्कशन शुरू किया। सर की प्रेरणा थी कि आप डेली डिस्कशन करें। और हमारे मित्र, खास करके हमारे मित्र में नवीन जी, बहुत उनका सहयोग मिला। नवीन जी, सीमा जी और हमारे हमारे कुछ ऐसे मित्र जो शायद 64th इस बार क्लियर तो नहीं कर पाए, लेकिन अभिन्न मित्र थे जिनकी बड़ी सहायता मिली। वैसे मित्रों में मैं नाम लेना चाहूंगा विपुल जी, नितेश जी, नुसरत मैडम और विभा मैडम। ये लोग हमारे कीन मेंबर्स थे ग्रुप के। और कुछ और भी लोग थे, उर्वशी वगैरह थी, ये लोग थे, बहुत सारे लोग थे जुड़े हुए। और हम करीब 10 बच्चों ने मिलकर रेगुलर डिस्कशन की, जिसमें से 6 लोग तो प्रोमिनेंट थे, सीमा जी, मैं और नवीन जी, विपुल जी, नितेश जी। ये तो एकदम पक्का मेंबर थे कि जिनको करना ही करना था। और ये डिस्कशन हम लोगों ने 4 महीने की, क्योंकि रिजल्ट तो बहुत पहले आ गया था, मेंस का सर के रिटायरमेंट के साथ ही आ गया था। और काफी समय मिला हम लोगों को, लेकिन जितना समय मिला वो कम समझ में आ रहा था जिस दिन तक इंटरव्यू हो रहा था हम लोगों का। और बहुत सहायता मिली हम लोगों को ग्रुप डिस्कशन से। सर के द्वारा हम लोगों का मॉक इंटरव्यू लिया गया, बार बार लिया गया, 1-2 बार नहीं, 3 बार 4 बार। वो अपनी तरफ से कई स्टूडेंट को लेते थे इंटरव्यू, और उसमें हम लोग सीखते भी काफी कुछ थे कि कैसे सर करेक्ट भी करते थे। दूसरे का जब इंटरव्यू देखते थे तो हमें भी समझ में आता था कि हम उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो इस रोशन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे मेंस एग्जाम क्रैक कर लेते हैं और इंटरव्यू में फाइनल रूप से सिलेक्टेड नहीं होते हैं, तो वो यही कहते हैं कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्या ऐसा है कि इंटरव्यू ही पूरी सिलेक्शन को निर्धारित करता है, या कुछ और भी चीजें हैं इसके पीछे? देखिए सर, इंटरव्यू का मेरे विचार से भी एक रोल है, लेकिन जहां तक सिलेक्शन का सवाल है और पोस्ट सिलेक्शन का सवाल है, मतलब अच्छा पोस्ट मिलता है, तो उसमें मेंस एग्जाम की बहुत ही ज्यादा भूमिका है। उदाहरण के तौर पे मुझे ही लिया जाए तो मुझे इंटरव्यू में मार्क्स 65 मार्क्स ही आए हैं। लेकिन इधर मेरा मेंस में मार्क्स ठीक ठाक था, जैसे एलएसडब्ल्यू में 188 है, और फिर पेपर 1 में ठीक मार्क्स है, पेपर 2 में थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक ठाक ही रैंक भी आया है सर। तो मुझे लगता है कि मेंस एग्जाम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसमें यदि आपको लगता है कि कहीं कमी रह गई तो बोर्ड जो है, आयोग आपको एक मौका देता है कि इसको अपने इंटरव्यू में अपनी तैयारी के माध्यम से उसको और सुधार करें और अच्छा पोस्ट पा सके। तो मुझे लगता है कि दोनों का रोल है, मेंस एग्जाम का रोल ज्यादा है मेरे विचार से। अच्छा नवीन जी, आप बताइए कि इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू की तैयारी का क्या फायदा होता है, या फिर मेंस में जो आप प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, आपने भी टेस्ट सीरीज किया होगा, तो उसका क्या फायदा होता है? सर, इंटरव्यू में मॉक देने का काफी फायदा होता है, क्योंकि चीजों को जानना और चीजों को एक्सप्रेस करना दोनों दो चीज हो जाती है। आप भले ही सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन अगर आपका प्रस्तुतिकरण नहीं है, आप बोर्ड को सही ढंग से बता नहीं पा रहे हैं, आप बोर्ड हटाइए किसी दूसरे को ही अपनी बातों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो फिर वो नॉलेज बहुत काम का नहीं है, आप शो नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर मेंस में आपके नॉलेज की प्रैक्टिस होती है, वहीं पर आपके इंटरव्यू में आप उस नॉलेज को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस होती है। तो आपके नॉलेज को एक्सप्रेस किस ढंग से करना, और एक्सप्रेस करना है तो कितने इलेबोरेट करके करना है, या कितना काट छाट करके करना है, कितने बातों को बताना है, कितने बातें में चुप हो जाना है, और कम समय में कैसे प्रभावशाली उत्तर देना है, इसके तैयारी के लिए मॉक आवश्यक होता है। मॉक देना चाहिए। मॉक कोई जरूर नहीं है कि आप प्रोफेशनल्स के हाथ में, आप स्टार्टिंग में अपने दोस्तों के साथ दे सकते हैं, अपने जो शिक्षक है उनके साथ दे सकते हैं, अपने किसी वरीय के साथ दे सकते हैं, और फिर लास्ट समय में आप किसी प्रोफेशनल्स के साथ अगर आप मॉक देंगे तो वो आपको बताएंगे कि आपके आंसर देने के तरीके में कहाँ कहाँ गलती है और कहाँ कहाँ सुधार करने की गुंजाइश है, और साथ ही कि आपका जो आने का तरीका, बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, या किसी आपके आंसर में कोई वैसी बात नहीं है जो कि नहीं बताया जाना चाहिए, तो वो सब चीजों को पॉइंट आउट करेंगे।
तो ये काफ़ी अच्छा होता है मॉक देने से, और काफ़ी प्रैक्टिस होता है, और उससे आप काफ़ी बेहतर इंटरव्यू में आप परफॉर्म कर सकते हो। सही बात। सीमा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं उनका एक सबसे बड़ा समस्या होता है कि इतना सारा न्यूज़पेपर और इतने सारे कंटेंट होते हैं कि वो पजल्ड हो जाते हैं। तो न्यूज़पेपर वगैरह की या मैगजीन की तैयारी, किस मैगजीन को पढ़ लें, कम से कम एक मैगजीन ऐसा जो सबसे बढ़िया हो, या कोई एक दो न्यूज़पेपर जिसके आर्टिकल को देखना जरूरी होता है, इस तरह का कुछ अगर बच्चों को एक क्लियर पिक्चर मिले तो उनको थोड़ी आसानी होगी। और बीपीएससी में खास करके बिहार का जो करंट अफेयर्स या बिहार से रिलेटेड न्यूज है उनके बारे में आपने कैसे तैयारी की थी, ये थोड़ा अगर आप बताना चाहेंगे तो। जी सर, अगर मैगजीन की बात करें तो मुझे लगता है जो भी स्टूडेंट अपना मैगजीन शुरू से प्रीफर करते हैं, जैसे मैगजीन बहुत है मार्केट में, दृष्टि है, पीडी है, समसाइट, ज्ञान है, बहुत तरह की है। पर अगर आपको जिसमें कंफर्टेबल है, मतलब आपको समझ में आती है उसकी लैंग्वेज, और आपको उसका लिखने का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जैसे पीडी में अलग होता है, दृष्टि में अलग होता है, अगर इन दोनों की कंपेयर करें तो, पर दोनों का हाँ अलग होता है, कंटेंट बहुत अच्छा होता है। अगर करंट से भी रिलेटेड इश्यूज देखे तो, जैसे मैंने जनरली ये इन्हीं दोनों पीडी को, ये मैगजीन को फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये अपना होता है। तो मैगजीन तो हर स्टूडेंट अपने लेवल पे चूज करते हैं, उनको जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। और पेपर, एक पेपर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई भी पेपर, वो जरूरी नहीं है इंग्लिश हिंदी, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, पर हाँ रेगुलर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बीच में छोड़ रहे हैं। पेपर एक आदत बन जानी चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, जहाँ सुबह उठते ही हमको पेपर देखना है, न्यूज देखना है, तो उस पेपर से बहुत करंट अफेयर मिल जाता है, और हमारा हम डे टू डे अपडेट रहते हैं उससे। तो ये चीज, पेपर कोई भी पेपर पढ़िए, बट वो रेगुलर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप छोड़ छोड़ के पढ़ रहे, कभी मन किया पढ़ा कभी नहीं, ऐसा नहीं, रेगुलर करिए कोई भी पेपर, हिंदी या इंग्लिश, जो आपको अच्छा लगे। और बीपीएससी में करंट अफेयर्स मुझे लगता है कि मेनली पेपर से ही हो जाता है। अगर हम, जैसे मैं दैनिक भास्कर प्रीफर करती हूँ, या प्रभात खबर बिहार के लिए, ये दो पेपर, और एक तो और करती थी जो मुझे अभी रिमाइंड नहीं हो रहा है अदर, पर हाँ मेनली अगर मैं करंट देखूँ तो मैंने बिहार के करंट के लिए यूट्यूब को पता रखा था, क्योंकि कुछ चैनल्स होते हैं जो बिहार के करंट को स्पेशली डालते हैं, तो वो चीज को मैं नोट डाउन करती थी, लिखती थी कॉपी में, क्योंकि आजकल पीटी में भी बिहार के करंट से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो पीटी से ही स्टार्ट हो जाता है बिहार का करंट। तो वो चीज कवर करने के लिए आप यूट्यूब का कोई भी चैनल है उसको प्रीफर कर सकते हैं। यही सब। अच्छा आनंद जी, ये बताएं कि तैयारी के दौरान सबसे बड़ी समस्या होती है बच्चों को स्वयं को मोटिवेट रखने की। उनको लगता है पता नहीं होगा नहीं होगा, सिलेक्शन होगा, मेरा सब्जेक्ट बूम करेगा, मेरा सब्जेक्ट फेल हो जाएगा, पीटी में क्या होगा, मेंस में क्या होगा, कई तरह के प्रश्न बच्चों के मन में आते हैं। निश्चित रूप से हम भी जब छात्र थे, तैयारी करते थे, हमारे मन में भी आता था। आप कैसे खुद को मैनेज करते थे, मोटिवेट रखते थे कि नहीं हमको करना है, हमको करना है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्रैक किया है, आपने, नवीन जी ने, इन लोगों ने, और तो ये आप कैसे करते थे इसको? सर, इस बात की शुरुआत मैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के उस वाक्य से करना चाहूंगा कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो हिम्मत करते हैं उनकी कभी हार नहीं हो सकती है। यही मोटिवेशन का सबसे बड़ा वो है। और वो भी एक बहुत जरूरी चीज है जिसको जो मोटिवेट करता है, वो यह है कि गीता का एक सदवाक्य है सर, कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलं हेतुर्भूत्वा ते संगोऽसक्तो कर्म। इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि हमें कर्म करना ही पड़ेगा, और कर्म अच्छा ही करना पड़ेगा, और एकदम बिल्कुल फल की आशा रख के करेंगे ना तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट और मोटिवेट होने की जरूरत पड़ती है। फल की आशा को त्याग कर सिर्फ पढ़ने के मजा के लिए पढ़ेंगे ना तो जरूर आप मोटिवेट रहेंगे। कोई भी मोटिवेट रहेगा, तो वो पढ़ाई में हमें मजा लेने की आवश्यकता है। जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं ना बीपीएससी की तैयारी करने के दौरान, वो हमें एक बेहतर मनुष्य, एक बेहतर नागरिक और एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाने के प्रयास, और उसको उसी ढंग से लेना चाहिए। हम एक ज्ञानवान व्यक्ति बन जाते हैं। तो जो बीपीएससी की पढ़ाई है ना, उसको सिर्फ ये सोच के कि मुझे ये पद पा लेना है, सिर्फ इस उद्देश्य से अगर हम पढ़ेंगे तो मोटिवेशन और डिमोटिवेशन के इस झंझावात में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर हम इस झंझावात से थोड़ा सा निकले, एक तरफ हमारा लक्ष्य है, बिल्कुल उस लक्ष्य की तरफ हमको चलना है, लेकिन उस झंझावात से बाहर निकल के कि जो आज का हमने टारगेट किया है ना, टुडे टारगेट,
इट शुड बी कंप्लीट। अगर ये हमने दृढ़ता अपना ली कि आज का मैंने जो टारगेट रखा है कि आज मुझे कुछ 250 MCQ करना है पीटी के लिए, तो वो 250 MCQ करना है और ये 2 चैप्टर हमें खत्म करना है, तो करना ही है। पहले तो ये हम टारगेट करें। सुबह हम इतने बजे उठना है तो उठ जाना है, इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। बस डेली के रूटीन को अगर हम टारगेट करें और उसमें हम जीतने लगेंगे ना, तो बहुत आसानी से बीपीएससी की परीक्षा को जीत लिया जा सकता है। इस युद्ध को आसानी से जीता जा सकता है अगर हम डेली के युद्ध को। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अंतिम प्रश्न एक हम रोशन जी से करना चाहेंगे कि आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, और खास करके वैसे बच्चे जो 2-3 बार मेंस वगैरह लिख के असफल हो गए, अगर आप उसमें कुछ संदेश देना चाहें बच्चों को तो। सर, जो तैयारी कर रहे हैं उनको तैयारी करते रहना चाहिए, उनको अपनी कमियों का निरीक्षण करना चाहिए, कहाँ पे कमी हो रही है, किस सेक्शन में वो वीक हो रहे हैं, उन पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नोट्स को इनरिच करते रहने की आवश्यकता है। जैसे कि पेपर में कुछ भी आता है, कोई आर्टिकल आता है, तो उसमें यदि कोई हमारे काम का योग्य है तो उसे हम नोट डाउन करें, फिर उसको अपने आंसर में उसे डालने का कोशिश करें। मतलब नोट्स को इनरिच करते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। और क्या कहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट जो है वो बुरा या भला नहीं है, सभी अच्छा है, सभी में मार्क्स अच्छा स्कोर किया जा सकता है, बशर्ते कि उसे अच्छे से लिखा जाए। तो यही है कि लोग लगे रहें, सफलता अवश्य मिलेगी, मेहनत करें और अवश्य सफल। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाल कर इन बच्चों को मोटिवेट किया है। ईश्वर आप लोग को। हाँ, बताइए। मैं इस बात को यहाँ से समाप्त करना चाहूंगा सर कि सबसे अधिक धन्यवाद सर आपका। नहीं, ये हम 5 जने तो अभी वर्तमान में जुड़े हुए हैं और पता नहीं कितने लाभान्वित हुए हैं आपके ये जो भागीरथी प्रयास है LSW को डिजिटलाइज करने का। इसके लिए हम लोग बहुत ही हृदय से आभारी हैं सर। आज के दौर में जब LSW के कंटेंट बहुत मुश्किल से मिल पाते थे, इस तरह से आसान फॉर्मेट में उपलब्ध नहीं थे, तो आपने सर इसको बड़ी आसानी से सुगमता से लोगों तक पहुंचाया, डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, बुक्स के द्वारा आपने इसमें लगातार प्रयास किए। तो जो आपने अपना समय दिया है, जो अपने परिवार से, अपने प्रोफेशन से, जो आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए जो समय मिल सकता था, उस समय को आपने हम बच्चों के लिए निकाला है। इसके लिए सर आपको बहुत हृदय से आभार, हृदय से धन्यवाद। और हम लोग ऋणी रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे पूरे जीवन। ये तो आप बच्चों का प्रेम है, इसीलिए मैं जुड़ा रह पाता हूँ। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसके बाद ये मैं भी बोलना चाहूंगी सर इस पे। इस बार ना 65 का मेंस मैंने सही बोलूं सिर्फ आपका बुक पढ़ के दिया है, डिजिटली डाउनलोड की, और मुझे लगता है मैं 2 से 3 दिन कंटिन्यू आपका बुक पढ़ी हूँ, क्योंकि रिवीजन नहीं हो पा रहा था, इंटरव्यू का भी टाइम था और लास्ट में मुझे 15 डेज का टाइम मिला था और मुझे करना था। तो बस मैं आपके बुक पर चिपक के ऐसे बैठी थी और जाकर मुझे पता है एग्जाम सेंटर के बाद भी मैं मोबाइल पर आपका बुक पढ़ रही थी, क्योंकि उसमें करंट से रिलेटेड आपने सारे डाटा डाले हुए थे, जो भी योजना आई है या वो सब, तो बहुत अच्छा लगा और टू द पॉइंट है। मतलब आपकी बुक को अगर कोई नोट्स ना बना के सिर्फ पेपर रीड कर लेना, तो जाके वहाँ पेपर में लिख के आराम से आ सकता है, तो वो चीज बहुत अच्छा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। चलिए, थैंक यू।